सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर साहब। वैसे तो बहुत सी पॉलिटिकल स्टोरीज़ आज मौजूद हैं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब कब बाहर आएंगे, क्या NRO मिलेगा, क्या उनका इलाज होगा, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शेख रशीद साहब की जो कैट फाइट है वो भी है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में एक स्टोरी छपी है और स्टोरी जो छापी है वो राहुल सिंह साहब ने छापी है और उन्होंने कहा है कि अरेबियन सी में एक बहुत बड़ा नेवल बिल्डअप बनाया गया है भारतीय नेवी की तरफ से, और उस बिल्डअप की वजह से पाकिस्तान को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ इस हवाले से आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर जो भारत है वो इतना परेशान क्यों है और इस तरह की स्टोरीज जो हैं वो क्यों छापी जा रही है। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। आपने जिस स्टोरी का जिक्र किया है इस वक्त ये बेसिकली एक कंपैरिजन करने की जरूरत है। इस वक्त भारत में जो उनका मीडिया है, उनके जो पॉलिटिशियन है, हालांकि इलेक्शन का सीजन है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उसमें वो अपने तमाम ऑर्गन्स, अपने तमाम मीडिया का भरपूर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल हो जिसमें उन्होंने बिल्डअप बयान किया है, क्योंकि जनवरी में भारत ने मशकें भी की थी, इसलिए उनकी सारी नेवी यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान नेवी ने उनकी एक आबदोज को डिटेक्ट भी किया और फिर उसको मजबूर किया कि वो भारत वापस चली जाए। वो आगे किसी तरह की एडवेंचर नहीं वो कर सकी आबदोज। अब हवाओं में, फजाओं में तो जो हशर किया है भारतीय एयरफोर्स का पाकिस्तान की फजाइया ने, वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया। अब वो पानी की तरफ से, बहरिया की तरफ से वो एक मीडिया में एक चीज बिल्डअप कर रहे हैं कि बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया पाकिस्तान को, ब्लॉक कर दिया गया पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने पूरी एक तफसील दी है। ये स्टोरी आपने भी पढ़ी है जिसका आपने जिक्र किया है कि जिसमें न्यूक्लियर उनकी सबमरीन भी है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी उन्होंने शिप लगाया, और भी बहुत सारे कई छोटे छोटे, यानी उन्होंने एक बयान किया कि पूरा एक बिल्डअप है और एक यकीनन एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। लेकिन मैं इसको कंपैरिजन, समी साहब, इसमें जो उन्होंने चीजें मेंशन की हैं, उन्होंने इसमें चीजें मेंशन की हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर पाउडर अटैक्स हैं, सबमरीन हैं, फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं, और जो वॉरशिप्स की वो बात कर रहे हैं वो तकरीबन कह रहे हैं हमारे पास जो वॉरशिप हैं वो 72 के करीब हैं, और इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो 60 के करीब है। और उनका ये कहना है कि ये जो बिल्डअप बनाया गया है, ये 14 साल पहले जो हमला हुआ था उनकी पार्लियामेंट में, उसके बाद ये बिल्डअप, इतना बड़ा जो बिल्डअप है, दोबारा उन्होंने क्रिएट किया। दिस इज व्हाट दे सेड इन देयर स्टोरी। हाँ बिल्कुल, ये आपने सही पॉइंट आउट किया कि वो ये कह रहे हैं कि जब भारत की पार्लियामेंट पर हमला हुआ था तो उसके बाद भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हुई थी, क्योंकि भारत एक ट्रेंड है भारत के अंदर, उनके अंदर जो कुछ भी हो, कोई दहशतगर्दी की वारदात हो, कोई वाकया हो, उसका मलबा उन्होंने पाकिस्तान पर डालना है। पार्लियामेंट पे हमला हो, मुंबई में हमला हो, पुलवामा पे हमला हो, कहीं पर भी हो, वो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराते हैं। अपना जो फेलियर है उनका, अपनी जो नाकामी है, चाहे वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी हो या उसकी पॉलिटिकल नाकामी हो कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है वहां पे, उसका मलबा उन्होंने पाकिस्तान पर डालना है। तो तब भी इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वो एक तरह से बिल्डअप किया था, बॉर्डर्स पर भी टेंशन हो गई थी, और ये उन्होंने कहा कि उसके बाद से ये सबसे बड़ा उनका एक बिल्डअप है। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, वो उनका बिल्डअप जो भी हो, अभी तक अगरचे हम साइज में छोटे हैं, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने साबित किया उनके जहाजों को गिरा के कि हम अपने से 3 गुना 4 गुना बड़े दुश्मन को गिरा सकते हैं। नेवी ने भी जिस तरीके से वो जो एक आबदोज थी उसको उन्होंने डिटेक्ट किया और उसको मजबूर किया कि वो वापस चली जाए, और वो भाग गई भारतीय, हालांकि वो सबमरीन थी। तो वो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, सलाहियत, वो तो पूरी दुनिया देख चुकी है, और अब भी इंशाल्लाह पाकिस्तानी जो है वो इनको ये इनकी गीदड़ बबकियां जो हैं इंडिया की, इसके सामने नहीं झुकेंगे, ना को असरअंदाज हो सकता है। लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा था कि एक तरफ कैटेगोरिकली जी करिएगा जी, एक तरफ तो कैटेगोरिकली समी साहब उन्होंने एक और भी बात की है, फिर आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। कैटेगोरिकली उन्होंने एक और भी बात की है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो नेवी की कैपेसिटी है, जो उनकी डिप्लॉयमेंट है, वो सिर्फ मकरान कोस्ट तक है, उससे आगे वो आ ही नहीं रहे हैं। कुछ इस पे भी आप रोशनी डालिएगा और अब आप अपना कंपैरिजन कर लें। जी बिल्कुल, देखें ये एक
बात याद रखें अलीना कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, पाकिस्तान की बर्री फौज हो, पाकिस्तान की नेवी हो, उनकी ट्रेनिंग इस अंदाज में की गई है कि वो अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को का मुकाबला कर सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं। और ये इस तरह की ट्रेनिंग करने की जो वजह है, जो पाकिस्तानी फौज का, एयरफोर्स का, हमारी बहरिया का जो डॉक्ट्राइन है, उसकी वजह ये है कि भारत हमसे साइज में बड़ा है। लेकिन यही भारत है 1965 में पाकिस्तान ने जो हासिल किया था भारत का, फिर 1971 में हम एक बैनुल अक़वामी साजिश का शिकार हुए और वो एक और उसके मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से वो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ। लेकिन आप कारगिल देखें, कारगिल में भी अगर नवाज शरीफ साहब जरा स्टैंड ले जाते, इन्होंने तो आके मलबा पाकिस्तान की फौज पे डाला, अगर वो 24 घंटे और सस्टेन कर लिया जाता तो शायद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ होती। और अब फिर आप देख लें कि ये वही भारत है जो कहता है कि मैं साइज में बहुत बड़ा हूं, लेकिन अभी उनके जो जहाजों का हशर किया और जिस तरह उनकी जो बहरिया, उनकी नेवी को भगाया, तो वो भी सबके सामने है। तो जो मैं कह रहा था, जो ट्रेनिंग है पाकिस्तान फौज की, वो की इस तरह से गई है कि वो अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को मारने की उसमें सलाहियत पैदा की गई। और फिर जज्बे से हम लड़ते हैं, जिस तरह से जो हमारी फौज का जज्बा है, चाहे वो बहरिया है, चाहे फजाइया है, तो ये तो इम्कान नहीं है भारत के कहीं से भी वो कोई हमारे ऊपर को वारदात कर सके। लेकिन मैं कंपैरिजन ये कर रहा था कि एक तरफ उनका मीडिया है जो इन चीजों को साइकोलॉजिकल वारफेयर में अपनी हुकूमत और फौज की मदद कर रहा है। ओवरऑल हमारा मीडिया जो है उसका किरदार बहुत अच्छा रहा है, और खास तौर पर जब ये हुआ 27 फरवरी को वाकया 28 को, तो उसके बाद पूरा कौम मीडिया एक हुआ और बड़ी जबरदस्त तरीके से सब कुछ हुआ। लेकिन अब देखें आप, इस वक्त जो वो चीजें हमारी हाईलाइट हो रही हैं और वो जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो डोमिनेट कर गए हैं सारी की सारी उस सूरत हाल पर। मैं कह ये रहा हूं कि ये आपने बहुत अच्छी स्टोरी सिलेक्ट की है कि दुश्मन से हमें गाफिल नहीं होना, दुश्मन से हमें बेखबर नहीं होना। और ये जो हम अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए बहुत सारे जो इश्यूज चल रहे हैं, अभी आप देखें ना, अभी आपके पास बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, फवाद चौधरी साहब के वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देख लें, उनकी PID में बैठ जाते हैं, साथ में 2-4 और बंदे बिठा के एक पूरा जनाब वो शुरू हो जाते हैं तकरीर करना नवाज शरीफ पर, और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। इस चीज की क्या जरूरत है? जरूरत तो इस बात की है कि जो इस वक्त पाकिस्तान को बड़ा खतरा नवाज शरीफ से तो नहीं है, बड़ा खतरा तो भारत से है। नवाज शरीफ का मामला अदालत में है, अदालत उसका फैसला कर लेगी जो भी होगा। लेकिन ये आप देखें, कुछ वजीरों को इनकी इसके अलावा इनका कोई कारोबार ही नहीं है कि आके वो नवाज शरीफ को बैठे गालियां निकालें, टीवी कवरेज की और चले गए। और भाई कौम को ये बताने की जरूरत है कि देखें, अगरचे हमारी फोर्सेस तैयार हैं, लेकिन अवाम को भी तो बताने की जरूरत है कि दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। इस मामले में मैं ये देख रहा था कि हमारे अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा, जो समी साहब ने बात की है कि अगर हम अपनी कौम को ये नहीं बता सके या नहीं बता पाते कि इस वक्त हमारी इंटरनेशनली क्या सिचुएशन है, और इंडिया ने, जैसे कि अभी हम लोग ये स्टोरी भी डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कर रहे हैं चीज़ों को बिल्डअप कर रहे हैं अपनी पूरी नेवी, और जैसे कि समी साहब ने कहा भी है कि उनका मीडिया जो है वो किस तरीके से एक्टिव और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर हम ये नहीं कर पाते, सही चीज़ें जो फैक्ट्स हैं वो हम अपने लोगों को नहीं बता पाते, तो राना साहब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अलीना देखें, बात यह है कि जहाँ तक तो भारत की नेवी का ताल्लुक़ है, तो जो समी साहब ने अभी जिक्र किया, जिसका उनकी सब मरीन का जिस तरीके से वो दुम दबाकर भागे थे वहाँ से, उससे उनकी सलाहियत तो उसी दिन पता चल गई थी कि कितनी सलाहियत है। और फिर जो कुछ उनकी एयरफोर्स के साथ हुआ वो भी कोई ढका छुपा नहीं। पाकिस्तान छुप कर तो वार करता नहीं, पाकिस्तान को जब वो छेड़ते हैं तो तब पाकिस्तान कार्रवाई करता है, और पाकिस्तान ने करके दिखाई है। अब बात यह है, जो बात समी साहब ने की और आप भी कर रही हैं, कि हमें अपना कौमी बयानिया जो है वो पेश करने की ज़रूरत है दुनिया के सामने। और उस सिलसिले में जो फवाद चौधरी साहब का समी साहब अभी जिक्र कर रहे थे, वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो हैं, वो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो दरअसल अपनी उस खिफ़त को मिटाने के लिए कर रहे हैं जो उन्होंने चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ मिलकर एक साजिश की थी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में PTV के MD को ग्रिल करने के लिए। तो उसकी वजह से फवाद चौधरी साहब का जो असल काम है, आप देखें, जब कशीदगी हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा थी, उन दिनों में ये कहाँ थे? इन्होंने क्या किया? ये पाकिस्तान का नुक्ता नज़र इन्होंने पेश किया। ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हमारी वजारत इत्तलात और नशरियात ने किया।
تو اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ سیاستدان جو ہیں نواز شریف صاحب اور باقی یہ اور زرداری صاحب یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسی آڑ میں یہ جو کشیدگی کی آڑ میں بٹ رانا صاحب جو مرضی کر لیں آپ، سمیع صاحب جو مرضی کر لیں آپ، نیشنل سیکیورٹی سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے. کیا نواز شریف ہو گئے، کیا شہباز شریف صاحب ہو گئے، کوئی بھی ہو گیا، مریم ہو گئی، عمران خان صاحب خود بھی ہو گئے. آپ کی جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی خبر ہوتی ہے سمیع صاحب، وہ تو سب سے پہلے ہے. اور اگر وہ خبر یا جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ لوگوں سے شیئر نہیں کرتے ہیں تو پھر یو شوڈ بی اکاؤنٹیبل نا ان دا اینڈ. سمیع صاحب یہ بات صحیح ہے، لیکن میں نا اس طرح تھوڑا سا یہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو. ذرا یہ جو ایک ان کی گفتگو ہے جس میں وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جی وہ وہاں پر جو بھی چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا، اور یہ اب نواز شریف صاحب بھی چلے جائیں گے. پہلے یہ ذرا ایک دفعہ ان کی ذرا یہ کلپ سن لیں تو پھر اس پر بات کرتے ہیں. جی سمیع صاحب، سارے جب فراری کیمپ میں چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے. اس وقت جو ایشو ہے، اس وقت ایشو اسحاق ڈار کا نہیں ہے، اس وقت ایشو نواز شریف کے بیٹوں کا نہیں ہے، ایشو ہے نواز شریف صاحب کا. نواز شریف جب احتساب عدالت کا مقدمہ چل رہا تھا تو نواز شریف لندن گئے اپنی اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے، اور پھر انہوں نے جب فیصلہ سننا تھا، اور یہ بہت وائڈلی یہ اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا کہ جو ایویڈنس ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سزا ہوگی. نواز شریف صاحب واپس آئے، انہوں نے سزا بھگتی اور سزا سنی، اور اس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے. اچھا، پھر اب یہ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو گیا واپس نہیں آیا. ابھی حمزہ شہباز جو ہیں وہ ہیں قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی میں، وہ گئے، ان کی وہاں پر بچی بھی بیمار تھی اس کی، اور وہ وہاں پہ رہے، تھوڑا انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، لیکن وہ بھی واپس آ گئے. تو اب اسحاق ڈار اور دوسروں کا نام لے کے یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب چلے جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، یہ ایک ایسی بے تکی بحث انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. وہ رانا صاحب کی بات صحیح ہے کہ اپنی خفگی مٹانے کے لیے، کہ یہ بتانے کے لیے کہ جی میں بڑا نواز شریف کے خلاف ہوں، میں نے کوئی کسی طرح سے ہاتھ نہیں ملایا نون لیگ سے، اور میں کوئی بلیک میلر نہیں ہوں. سب کو پتہ ہے کہ اور بات بھی یہ کر رہے ہیں اس طریقے سے، جب یہ کہتے ہیں نا جو گیا واپس نہیں آیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے انہیں واپس لا ہی نہیں سکی. اس طرح ایک یہ بھی آپ کی سینس بنتی ہے جب آپ اس چیز کو سنتے ہیں تو. جی بالکل لا ہی نہیں سکتی، لیکن دیکھیں نواز شریف ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، وہ ہم ان کے بہت کریٹیک ہیں اور بہت تنقید بھی کیا ان کی پالیسیوں پر، اور میرے کہنے کا یہ کوئی مقصد نہیں، میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو یہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ان کا معاملہ اب عدالت میں ہے، حکومت کے تو بس میں نہیں ہے نا. وہ اگر وہاں سے جیل سے جا سکتے ہیں تو اگر سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت لی، پھر اس کے بعد حکومت نے اگر ای سی ایل سے ان کا نام نکالا، تب وہ باہر جا سکتے ہیں. تو یہ معاملہ عدالت پہ رہنے دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نہیں، وہ ای سی ایل کی سے نوبت نہیں آئے گی نا، ای سی ایل کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے کل کی پریس کانفرنس میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پلی بارگین کر لیں، پیسے دیں، اگر یہ باہر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کل. یہ تو ایشو ہی نہیں ہے نا پلی بارگین کا. اب دیکھیں نا اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے نا. نواز شریف کی جو بیماری ہے اس پر سیاست ہو رہی ہے. مریم صاحبہ کا آج بھی ٹویٹ آیا ہے، کل بھی ان کا ٹویٹ آیا تھا کہ ان کو اپنے والد سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اب دیکھیں یہ پوری دنیا میں یہ ہے، ان معاشروں میں بھی جو ویسٹرن معاشرہ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بالکل تمام لوگوں کے رائٹس یکساں ہیں، برابر ہیں، لیکن جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، جو اب ایک بندہ اگر 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے اور وہ بائی پاس اس کا ہو چکا ہے، تو اگر اس کی فیملی اس سے ملنا چاہتی ہے تو اس کو روکنا یہ کہہ کر کے یہ باقی تمام لوگوں کو اختیار نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی ایک ایسی بات ہے جو پوری دنیا میں کہیں پر بھی پریکٹس نہیں ہوتی. اس وقت کہیں پر بھی پریکٹس نہیں ہوتی. تو وہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ حکومت دیکھیں اس وقت جنگ کسی کیفیت ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس کو آپ پوری ٹوٹیلٹی میں دیکھیں. اس وقت ایک قوم کو ایک صفحے پہ لانے کی ضرورت ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ نواز شریف کے جرائم معاف کر دیں بھائی، لیکن اگر وہ بیمار ہیں، اگر ان کی بیٹی ان سے ملنا چاہتی ہے آ کے، تو اس سے کیا خطرہ اسٹیٹ کو لاحق ہو جائے گا. لیکن ایک اتنی بڑی تعداد ہے مسلم لیگ فالوورز کی، اگر ان کے ذہن میں یہ جائے کہ سسٹم ہمارے ساتھ، دیکھیں 5th جنریشن وارفیئر میں آپ کے اپنے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے آپ کے خلاف، ایک ایسی پروپیگنڈا کیمپین شروع کر دی جاتی ہے. تو ان حالات میں آپ کو تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اگر مریم نواز صاحبہ اگر ہفتے میں 1 دن کی بجائے اگر 2 دفعہ مل لیتی ہیں آ کے اپنے والد کو، تو اس سے پاکستان کی ریاست کو کون سا خطرہ ہے؟ مجھے بتائیں. معاملہ عدالت میں ہے. یہ وزراء کیوں کر رہے ہیں پریس کانفرنسز؟
क्या जरूरत है इस बात की? राणा साहब, कौन सा खतरा है, क्यों नहीं मिलने दिया जाता है एक बेटी को अपने बाप से? राणा साहब, और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, मरियम साहिबा के हवाले से एक और भी बात बड़ी चल रही थी, एक स्टोरी थी जो फेक स्टोरी है, कोई खत है जो उन्होंने लंदन के किसी मेयर को लिखा है और कहा है कि मेरे वालिद की तबीयत बड़ी खराब है, जो बाद में फिर शहबाज गुल साहब ने भी कह दिया कि भाई वो खत नहीं है, और उन्होंने भी कह दिया, फिर मरियम साहिबा ने भी कह दिया। थोड़ा उस पर भी कॉमेंट कर लीजिएगा राणा साहब। देखिए अलीना, बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा की कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं अब तक नवाज शरीफ साहब के साथ। जो समी साहब ने बात की, नवाज शरीफ की बीमारी को सियासी रंग दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून पूरी कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ को एक सियासी कैदी के तौर पर पेश किया जाए, वो नहीं है। और ये जो हुकूमती वज़रा ख़ास तौर पर वज़ीर इत्तलाआत, ये उनके उस प्रोपेगंडे में शरीक हो रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्या है कि फवाद चौधरी साहब ये कि नवाज शरीफ साहब को एक अदालत सज़ा सुना चुकी, हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी। मरियम नवाज साहिबा हफ्ते में 2 बार छोड़ 3 बार भी उनसे मिल चुकी हैं। मसला ये है कि उन्होंने ये करना है कि चूँकि अब उसकी कल समात है, वो उससे पहले एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और ये हो रहा, नवाज शरीफ की सेहत बहुत खराब है। आप ऐसा माहौल पहले दिन से क्यों दे रहे हैं इन्होंने राणा साहब? मेरा तो सवाल ही यही है कि चले वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम साहिबा ये कहती हैं मेरे वालिद से मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड ही क्यों कर रहे हैं जहाँ पे जैसे बकौल आपके कि उन्हें कितनी दफा मिलने दिया है? तो ख्वाहिश है कि वो जाके रायविंड में रहे नवाज शरीफ साहब। नहीं, आप ये तो नहीं कि रात को ख्वाब आए कि सुबह मैंने मिलना है तो वो मिलना है। आप देखें तो सही, रिकॉर्ड देखें कितनी दफा मिल चुकी हैं। ये सियासी रंग मरियम साहिबा पूरी तरह दे रही है। और भाई एक दफा नहीं मिली, आप देखें तो सही, हफ्ते में 2-2, 3-3 बार मिल रही हैं। नहीं, लेकिन राणा साहब अभी तो पिछले 5-6 दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई ना नवाज शरीफ साहब से, तो और ये भी पता है कि वो बीमार भी हैं, उनको अंजाइना भी है, तो इसमें अगर वो मिल लेंगी तो ये इसको अना बनाना, जिद बनाना। बाकी मुझे बताए ना कौन से कवानीन, हम कोई नवाज शरीफ साहब का जो सारा जो किरदार है मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये एक इलाज और मुआवजा और बीमारी का मसला है, इसमें तो आपको रियायत देनी है। आप क्यों इस मुल्क को आप इस तरह जिंदगी और मौत का मसला नून लीग के लिए कर रहे हैं? साहब उनको कौन रियायत नहीं दे रहा? समी साहब उनको कौन रियायत नहीं दे रहा? वो खुद नहीं इलाज करवा रहे, वो खुद नहीं अस्पताल जाते। शहबाज गिल, पहले मैंने गुल बोल दिया था। अच्छा खैर, मुझे एक ब्रेक लेनी है और समी साहब, और जब वापस आएंगे तो शेख रशीद साहब ने एक बात की। तो शेख रशीद साहब ने ये कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उस हवाले से भी कमेंट लेंगे और सुनाएंगे भी शेख साहब को। फिर बिलावल को आजकल वो बड़े मोहब्बत से बुलाते हैं, कुछ उस हवाले से भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो बिलावल को आजकल एड्रेस करते हैं। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, बड़ा बुनियादी सवाल था। सवाल ये था कि क्या एक बेटी को उसके बाप से मिलने से रोका जा सकता है? लेकिन अभी जो मरियम साहिबा का कहना है वो यही कहना है कि उनको उनके वालिद से नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें, मैं चाहूँगी कि जो शेख रशीद साहब ने बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और उनकी कोशिश है NRO की, ज़रा वो चला दीजिएगा ताकि फिर मैं कॉमेंट ले लूँ। अब आपसे मेरा ये सवाल होगा, जो शेख रशीद साहब ने बात की है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब वो अपने से भाई को धोखा दे रहे हैं? अलीना देखें, मैं ये बात तो नहीं कहता कि वो अपने भाई को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि ये बात इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे से चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो NRO के लिए कोशां हैं। और जिस तरीके का सलूक मौजूदा हुकूमत ने उनके साथ जेल के दौरान और बाद में, उससे यूँ लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की कहीं ना कहीं कोई बात हो रही है या हुई है। आप देखें जब वो जेल में थे, जब वो जिस्मानी रिमांड पर थे, वो किस तरीके से मिनिस्टर इनकलेब में सारी सहूलतें एंजॉय कर रहे थे। कोई उनको पूछने वाला नहीं था, प्रोटोकॉल भी मिल रहे थे, आगे पीछे गाड़ियाँ भी हुटरों वाली चल रही होती थी। तो ये सारी सूरत हाल से शेख रशीद ने जो बात कही है इसको तकवीत तो मिलती है। उन्होंने तो आज यहाँ तक भी कहा शेख साहब ने कि शहबाज शरीफ को NRO मांगते हुए मैंने खुद सुना है। ये शेख रशीद ने आज दावा किया है
वो कहते हैं जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मुझे पता नहीं कि मरियम और नवाज शरीफ ने, हाँ उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज और जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने तो नहीं मांगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मांगी है, चाहे इस पे मेरी वजारत चली जाए। दिस इज व्हाट ही सेड। राना साहब, हाँ ये उन्होंने कहा और इस पे वो कायम है। वो कहते हैं कि जी ये देखें बहुत बड़ा दावा है वफाकी वजीर का कि जी मैंने सुना है एनआरओ मांगते हुए शहबाज शरीफ साहब को। अब इसकी वजाहत तो शेख रशीद और शहबाज ही कर सकते हैं कि भाई ये इन्होंने एक दूसरे को कहाँ सुना, और शहबाज शरीफ साहब अगर शेख रशीद के दावे की तरदीद लेकिन बड़ी कनेक्टिविटी मुझे नजर आ रही है। हो सकता है समी साहब आपके साथ और राना साहब के साथ बैठ के मैंने भी चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जो हमारे वजीर इत्तलात और नशरियात हैं वो कहते हैं प्ली बार्गेन, दूसरी तरफ जो है परवेज जो शेख रशीद साहब हैं वो ये बात करते हैं कि जी इनकी एनआरओ वाली बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न होगा जो दोनों तरफ से इतनी बड़ी बात आ रही है। समी साहब, अगर आप गौर से देखें ना और इसको समझने की कोशिश करें तो जो शेख रशीद साहब का ये कहना कि मैंने सुना है एनआरओ मांगते हुए, अब एनआरओ तो उससे मांगा जाता है जो एनआरओ दे सकता है। तो एनआरओ कौन दे सकता है पाकिस्तान में? ये जो नून लीग वाले हैं ये कहते हैं जी कि एनआरओ जो है वो पाकिस्तान की फौज देगी क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ को निकाला है। तो अब ये शेख रशीद साहब देखे, अगर कोई इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है तो ये तो लेने वाले पर भी इल्जाम है और जो देने की बात कर रहा है उस पर भी इल्जाम है। तो ये जो बात शेख रशीद साहब की है इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हैं। लोग, हमारे पॉलिटिशियन जो गुफ्तगू करते हैं वो बड़ी समटाइम्स इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू होती है। इस वक्त पाकिस्तान में पूरा एक बयानिया चलाने की कोशिश की है नवाज लीग ने, अपोजिशन ने, कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की फौज है वो सारे के सारे पॉलिटिकल मामलात को हैंडल करती है। अब इन हालात में ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं ये उस चीज को इनडायरेक्टली सच साबित करती हैं कि हाँ कहीं ना कहीं अगर आप उनकी पूरी बात सुने तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं ना वो ढील देंगे और ना ही डील देंगे, यानी कि वो डायरेक्टली इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं एनआरओ के हवाले से। हम फिर इदारों की तरफ क्यों चले जाते हैं? नहीं, अगर आप इसको गौर से सुने ना तो वो एंड पे इमरान खान की बात कर रहे हैं। जो बयानिया नून लीग ने दिया है, जो बयानिया उन मीडिया आउटलेट्स ने दिया है जो नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के साथ हैं, उन हालात में ये जो इस तरह की बात करना कि हाँ जी देखे ना, अब आपने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भले मेरी वजारत चली जाए, तो ये कौन सी वो पावरफुल लॉबी? ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की फौज कोई पॉलिटिक्स में मेडलिंग नहीं कर रही, लेकिन ये जो गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं इस तरह के, सिर्फ मीडिया में अपनी आप को हाईलाइट करने के लिए और अपने आप को माचो मैन बनाने के लिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस फार रीचिंग है। और ये वो जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की अपोजिशन ने या बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने, जिसको वेस्टर्न मीडिया उठाता है और फिर तनकीद की जाती है, वो इसी तरफ जा रहे हैं कि जी बस पाकिस्तान में भाई कानून है। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है इनके सारे जमानतों का, और ये जो सारे मुकदमात हैं जिनमें शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो रेफरेंस हैं वो भी सारे अदालतों में जाएंगे, एहतसाब अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। आज वो रमजान शुगर मिल और जो दूसरा था जिन पे जमानत है इन्हें, आज वो नैब ने चैलेंज कर दिया फिर से। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो सुप्रीम कोर्ट और अदालतों में मामला है। कौन सी गवर्नमेंट एनआरओ दे सकती है? यानी इस बात पर बहस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये नवाज शरीफ साहब का केस सुनेगी तो ये पिछले 26 साल में, राजा आमिर अब्बास साहब कहते हैं, मैंने अपने कहीं जो कैरियर है उसमें नहीं देखा कि एक 7 साल से ज्यादा करप्शन में सजा हुई हो और सुप्रीम कोर्ट उसकी जमानत ले ले। तो ये एक बहुत बड़ा यानी बड़े डिसाइसिव मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए सामने। अब कल अदालत में ये मामला है, इस पर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। अभी आप देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। गवर्नमेंट ने ऐलान किया जी कबायली इलाके में वो $10 बिलियन खर्च करेगी एनुअली अपलिफ्ट करने के लिए, 10 अरब रुपए। वो वजीर इत्तलात को तक काम ये होना चाहिए था कि वो आगे ये बताते कि जनाब गवर्नमेंट ये कर रही, कोई अच्छा काम उजागर नहीं कर सके जनाब फवाद चौधरी साहब। कोई भी बात हो सवाए गाली गलोच के या जिस चीज का उनसे ताल्लुक नहीं है उस चीज के बारे में वो बात करते हैं, आके नंबर बनाने की बात करते हैं और अपनी एक जो जाती उसको करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये इंतहाई ये इशू है जो बेसिकली वजीर आजम साहब को देखने की जरूरत है। अच्छा राना साहब, कल की मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, पूरी मैंने सुनी भी। उसमें मुझे ना वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब बड़े परेशान आए, बड़े परेशान नज़र आए, बड़ी डिप्रेशन में नज़र आए, और उन्होंने कई दफ़ा जो है ना इमरान खान साहब का नाम लिया। तो आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे ताकि मैं अगली स्टोरी की तरफ जाऊँ, बिलावल और शेख रशीद की मोहब्बत की तरफ जाऊँ मैं? देखें बात ये अलीना, अभी जो समी साहब ने बात की ना,
फाटा में जो वज़ीर आज़म जिस तरीके से तरक्याती कामों के लिए फ़ंड फ्राहम कर रहे हैं उस पर बात नहीं करते। सबसे बड़ी बात आप देखें, अमेरिकी अदारे IRI का सर्वे आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत इमरान खान को पसंद करती है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के इंतखाबात मुनसिफाना हुए, अवाम ये समझते हैं, और अभी इंतखाबात करा दिए जाएं तो इमरान खान फिर भारी अक्सरियत से जीतेंगे। तो बात ये है अलीना, इस पर तो वजारत इत्तलाआत जो है इस सर्वे के ऊपर तो ज़्यादा बात नहीं कर सके, ना वज़ीर इत्तलाआत ना उनकी वजारत। उनको तो चाहिए था कि इस चीज़ को फैलाते, लेकिन वो किन चक्रों में पड़े हुए हैं। वो असल में ये सारा कुछ जो कुछ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी बात की थी, ट्वीट और से अब क्या होता है जाते हैं तो इस पर बड़ी बात करते हैं। ट्वीट से क्या होता है, ट्वीट से क्या होता, ये वज़ीर इत्तलाआत की बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो इस पर बार बार बात करते, लोगों को बताते कि ये हकीकत है, ये कोई पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन नहीं कह रहा, ये अमेरिका का एक मोतबर इदारा कह रहा है। उस पर तो वजारत इत्तलाआत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। राना साहब एक और चीज मैं इसमें अगर मुझे इजाजत दे अली, कि देखें इस वक्त जो मैंने पहले जिक्र किया था कि अपनी अपनी हर बंदा बात बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अवाम कितने विजिलेंट हैं। जो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा उसके साथ वो क्या सलूक करते हैं। आपके पास वो फुटेज है, अब ये सेल का मैच था, बिलावल भुट्टो साहब को क्रिकेट का क्या पता, वो तो वहां पर गए सिर्फ इसलिए थे कि शायद कोई अवामी जहां पर भी मौका मिल जाए तो वो चले जाते हैं। वहां पर जो लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए हैं ना, नारे वो सिर्फ इसलिए कि जो इन्होंने पिछले 2 हफ्तों में जो भारत का बयानिया अपने वालिद साहब की करप्शन को छुपाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए जो गुफ्तगू की है ना, जरा वो अगर आप सुनवा दें तो लोगों को पता चले कि उनके साथ हुआ क्या कराची PSL स्टेडियम में। जी समी साहब, ये तो नारे लगे हैं गो बिलावल गो बिलावल गो, और मुझे पक्के तरीके से याद है, मेरे ख्याल में ये पिछले PSL की बात है या उससे पिछले PSL की बात है, लाहौर में मैच था और इसी तरह नारे लग रहे थे गो नवाज गो, और अब ये गो बिलावल गो के नारे हैं। अब ये देखें, ये आप सोचें, बिलावल का अपना जाती हैसियत में उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साहबजादे हैं, जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं, और पार्टी वर्कर्स के लिए बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी थी। लेकिन आके उन्होंने भी अपने बाप की करप्शन और अपनी फुफ्फो की करप्शन को छुपाने के लिए जो पाकिस्तानी हुकूमत इदारों को बुरा भला कहना शुरू किया, जो उनकी कौमी असेंबली में तकरीर थी, जो उनकी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिस तरह कश्मीरी लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसका जिक्र नहीं किया, वहां पर जो रेप हो रहा है उसका जिक्र नहीं किया, कालादम तंजीमों के खिलाफ। यानी ये कौन सी तंजीमें हैं, ये तंजीमें क्या कर रही थी? अभी तो कोई भारत साबित भी नहीं कर सका कि ये तंजीमें किसी तरह भी उस पुलवामा अटैक में मुलव्वस थी। जो मॉरल सपोर्ट दी जाती है कश्मीरियों को वो हम सब देते हैं। तो उन लोगों पर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, भारत चीख रहा है, मोदी चीख रहा है, अमेरिका चीख रहा है, उनकी जुबान उन्होंने बोलना शुरू कर दी। तो ये वो शहर है कराची जहां पर उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन आप देखें लोगों ने क्या हशर नशर किया। तो मैं ये कर रहा हूं कि कौम विजिलेंट है, ये लोग बहुत सियाने हो गए हैं, अब ये इनको बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। लेकिन ये सियासतदान अभी तक बाज नहीं आए, जहां पर ये इन्होंने अपनी हुकूमत की पॉकेट्स बनाई हुई हैं, ये ब्लैकमेल करने के लिए उन्हीं टैक्टिक्स को यूज करते हैं। अब ये एक आई ओपनर है, बिल्कुल एक आई ओपनर है। मैं कहता हूँ शेख रशीद साहब के लिए भी आई ओपनर है, तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए भी जो सियासत, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को यूज कर रहे हैं सिर्फ अपना कद बढ़ाने के लिए। और बिलावल भुट्टो जैसा नौजवान जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा, कराची में लोगों ने क्या दुर्गत बनाई है उसकी। राना साहब ये आपके सामने है सब। जी बिल्कुल समी साहब, ये देखें, ये बिलावल भुट्टो के साथ जो कुछ वहाँ पे हुआ, इससे इस बात का इजहार होता, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से भारत के बयानियों को लेकर आगे चलेगा, पाकिस्तान के अवाम उसको रद्द कर देंगे, उसकी अवाम में कोई वक़्त नहीं। ये जो मैं गुजारिश कर रहा था समी साहब, ये देखें, इन मसाइल का हल यही है कि इमरान खान साहब अवाम के पास जाएं, वो एक कौमी रेफरेंडम कर अवाम से पूछें वो चाहते क्या है, और ये सारे लोग जो ब्लैकमेलर हैं इनसे निजात हासिल करें। और पाकिस्तान में सही बन गया इमरान खान, अब दोबारा बार बार अवाम के पास जाने की तो जरूरत नहीं है। अभी तो उन लोगों को नंगा करने की जरूरत है। और अवाम ने ये भी बता दिया कि वो बिलावल भुट्टो के बारे में क्या सोचते हैं और नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या सोचते हैं। जी आपकी मैं सुन नहीं सका अलीना, क्या कहा आपने?
میں نے کہا سمی صاحب یہ جو آپ نے بھی فوٹیج چلوائی ہے اس سے عوام نے ایک دفعہ پھر بتا دیا ہے کہ وہ بلاول بھٹو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو وہ جو آپ نے ریفرینڈم والی رانا صاحب نے بات کی ہے جو بھی پاکستان کے خلاف ہوگا, جو بھی پاکستان کے مفادات کو نظر انداز کرے گا, میں خلاف تو نہیں کہتا, جو بھی نظر انداز کرے گا اس کو عوام پذیرائی نہیں دیں گے. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ اگر پروڈیوسر صاحب اس کو چلا سکیں, یہ ایک تنظیم ہے آئی ایم پاکستان. یہ چیف جسٹس آف پاکستان سابق جو ہے ثاقب نثار صاحب جب لندن گئے وہاں پر آئی, اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ ڈیم فنڈز کے جو ڈیم بن رہا ہے دیامر بادشاہ, اس کے لیے آگاہی اور فنڈنگ اکٹھی کرنی, اور اس میں ان کا اپنا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. جو بھی فنڈ آتا ہے وہ سارے کا سارا علینا وہ چلا جاتا ہے سیدھا جو پرائم منسٹر کا اور سپریم کورٹ کا جو جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, یعنی کہیں پہ. اور یہ نیر رضوی صاحب جو بھی ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ہیڈ کوارٹر ہیں, وہ پاکستان میں اس تنظیم کے صرف آگاہی کے معاملات کو دیکھتے ہیں. یعنی یہ ایک آنریری جاب ہے, کوئی اس میں مالیات نہ وہ سیلری لیتے ہیں, نہ وہ کچھ اور چیز کرتے ہیں, نہ وہ اس ڈیزگنیشن کا استعمال کرتے ہیں. وہی نا سمی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, نہ انہوں نے سیلری لینی ہے, نہ انہوں نے اس ڈیزگنیشن کا استعمال کرنا ہے, نہ اس کے بینر کے نیچے کوئی پولیٹیکل چیز کی جا رہی ہے. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے جس طرح کی جو خبریں چھاپی جا رہی ہیں, اس کا جو ریزن ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے جو کیسز ہیں, جو سینسٹیو کیسز ہیں, وہ اس وقت ان کے پاس موجود ہیں, اور وہ شاید دیٹ کوڈ بی دا ریزن کہ ایک پوری جو لابی ہے وہ ان کے خلاف متحرک ہو گئی ہے. دیکھیں وہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اصل ایشو ڈیم. یہ جو لوگ یہ پہلے دیکھیں نوائے وقت نے یہ خبر چھاپی ہے, اور یہ نوائے وقت کے بہت سارے رپورٹر جو چیف جسٹس صاحب کی ڈیم کے لیے کوششیں تھیں اس کا تمسخر اڑاتے تھے. ڈان اخبار نے تو اپنا اداریہ تک لکھ دیا بعد میں کہ جی اس کو تو یہ جو فنڈ ہے سپریم کورٹ کا اس کو بند ہونا چاہیے. یعنی پاکستان میں پانی کی قلت, اور جو لوگ جنہوں نے یہ ساری آگاہی کی مہم شروع کی, اور اب جو میں ایک پاکستانی ہوں, اگر میں کوئی سرکاری ملازم ہوں تو کیا میں جو ڈیم کے لیے کوششیں ہیں ان میں شریک نہیں ہو سکتا؟ نیر رضوی صاحب نے تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک وہ کام کر رہے ہیں, ایڈیشنل کام کر رہے ہیں, جس میں قطعی طور پر کوئی نہ تنخواہ لے رہے ہیں, نہ کوئی اس میں مالی اس میں ان کا کوئی بینیفٹ ہے. اور بینیفٹ کیا ہے؟ وہ صرف ایک چیز کہ جی پاکستان ڈیم کے لیے فنڈ جمع ہو. تو میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بالکل وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی قوم بڑی سمجھدار ہے. ایک اور چیز میں یہاں پر کہنا چاہوں گی سمی صاحب, یہ جو خبر چھاپی گئی ہے اس میں 2 لوگوں کے نام لیے گئے ہیں. ان میں سے ایک نام جو ہے وہ کیسر امام صاحب کا نام ہے, اور جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی ایسا کامنٹ نہیں دیا ہے, اور میرا نام لے کر جو ہے وہ خبر چھاپ دی گئی ہے. اب دیکھیں آپ, یہ بیسیکلی ایک کیمپیننگ ہے پاکستان میں میڈیا. میں یہی عرض کر رہا تھا جو ہم نے پہلی خبر دی تھی کہ یہ ابھی آپ دیکھ لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو اشتہار چل رہے ہیں, اب یہ کریم کا اشتہار ہے, اس کو ذرا دیکھیں. یہ اگر چلا سکیں تو اس میں یعنی وہ کیا تھاٹ ہے کہ شادی سے بھاگنے کے لیے, یعنی ہم کیا پروموٹ کر رہے ہیں اشتہاروں میں. اب پیمرا کہاں پہ ہے؟ یہ اشتہار ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. کوئی اگر صوبائی حکومتوں کے یہ زمرے میں آتا ہے, پیمرا کے زمرے میں آتا ہے, جو بھی ادارہ ہے اس کے ان کو, اور دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے. یہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بیٹھ کر جو گفتگو فرماتے ہیں, یہ ان کا بنیادی کام ہے ان چیزوں کو دیکھنا کہ یہ چیزیں ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. بہت سارا میڈیا, بہت سارے سیاستدان جو سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, نیشنل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے مخالف ایک بیانیہ جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. ابھی اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں ہم ان چیزوں کی اجازت نہیں دے سکتے. تو یہ جو لوگ یہ کوتاہی برت رہے ہیں, عوام ان کو معاف نہیں کریں گے علینا. یہ بالکل یہ سمجھنے لکھ لیں کہ بالکل وہ برباد ہو جائیں گے بالکل. لیکن رانا صاحب, یہ جو کوتاہی والی سمی صاحب نے بات کی ہے, اب تو کوتاہی کی گنجائش ہی نہیں ہے, ہم ایسے سرکمسٹانسز میں ہے ہی نہیں ہے. اور یہ جو ڈیم کے اوپر اس طرح کی فیک نیوز چھاپی جا رہی ہیں, لوگوں کا نام لے کے چھاپی جا رہی ہیں, اور پھر سمی صاحب نے کہا جس طرح کے ایڈز بنائے جا رہے ہیں جس میں کانٹینٹ کا خیال نہیں کیا جا رہا, کیونکہ جب ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو فیملی بیٹھی ہوتی ہے, بیوی بچے بیٹیاں سارے مل کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کس قسم کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں رانا صاحب؟ جی علینا, دیکھیں بات سیدھی ہے کہ جو بندہ بھی پاکستان میں ڈیم بنانے کا مخالف ہے اس کو میں پاکستان کا مخالف سمجھتا ہوں. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں. بات سیدھی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آصف زرداری, نواز شریف اور پرویز مشرف, ان تینوں پر باقی مقدمات کے علاوہ اگر کوئی مقدمہ بنانا ہے
تو یہ جس طریقے سے انہوں نے ڈیم بنانے کے کام کو نظر انداز کیا اس پر ان کے خلاف مقدمہ بننا چاہیے تینوں کے خلاف. بات یہ ہے کہ یہ آبی ذخائر بنانا ہماری قومی ضرورت ہے اور جو لوگ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ انڈیا کے ایجنڈے کو لے کر آگے علینا چل رہے ہیں. انڈیا وہاں ڈیم پہ ڈیم بنایا جا رہا ہے اور ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی جو پاکستان میں ڈیم بنانے کی مخالفت کرتے ہیں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ کام شروع کیا, پوری قوم نے ان کی آواز پر لبیک کہا. یہ آئی ایم پاکستان نامی تنظیم جو ہے اس میں نیّر رضوی صاحب جو ہیں وہ کیا ان کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں نا, وہ اس سے کوئی اپنا فائدہ تو نہیں اٹھا رہے. تو جو لوگ بھی اس کام کی مخالفت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے ہمدرد نہیں ہیں. اور جن اشتہارات کی آپ نے بات کی, یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بار بار اس طرح کی سٹڈی آ گئی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے کہہ دیا, ثاقب نثار صاحب نے کہہ دیا, جتنے بھی انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2025 تک پانی نہیں ہوگا, ہمارا واٹر ٹیبل جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. تو کم سے کم اپنے بچوں پر نہیں, کم سے کم باقی بچوں پر ہی ترس کھا لو, اپنے آپ پر اگر آپ ترس نہیں کھا سکتے, کیونکہ آپ لوگوں تو یہاں رہنا نہیں ہے, جنہوں نے یہاں پہ رہنا ہے کم سے کم ان پہ تو ترس کھائیں. اور اس قسم کی جو سٹوریز ہیں وہ جو چھاپنے والے ہیں انہیں بھی سبھی صاحب خیال کرنا چاہیے نا کہ کس قسم کا کانٹینٹ چھاپا جا رہا ہے. ان دا اینڈ جو رسپانسبلٹی ہے وہ ایڈیٹر پہ بھی تو کچھ نہ کچھ آتی ہے نا سمی صاحب. نہیں, وہ ایک ریسپانسبل جرنلزم ہونی چاہیے, یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن ریگولیٹرز وہ کہاں پر ہیں؟ پوری دنیا میں بڑے بڑے جہاں پہ جن ممالک میں لٹریسی ریٹ ہے لوگ بڑے ریسپانسبل ہیں, لیکن وہاں پر بھی قانون موجود ہیں. اور یہ انسانی جبلت میں ہوتا ہے کہ وہ سم ٹائمز اپنے مفادات کے لیے جو حدیں ہیں ان کو عبور کر جاتا ہے. تو ان حدوں پر جو ان کو عبور کرتا ہے ان کے ساتھ کیا ڈیل کرنا ہے, کیسے ان سے نپٹنا ہے, اس کے لیے ہر ملک میں ریگولیٹر موجود ہیں. تو پاکستان میں بھی وزارت اطلاعات و نشریات موجود ہے, بلکہ کانٹینٹ کمیٹی بنائی تھی سرکاری اشتہارات کے لیے. تو جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ بھی تو سرکار کی رسپانسبلٹی ہے کہ ریگولیٹر دیکھے, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور یہ جو اس طرح کا جو مواد ہے, جو کانٹینٹ ہے, اس کو روکا جائے. تو یہ بیسیکلی it becomes the responsibility of the government to enforce the laws, اور تاکہ جو بے راہ روی ہے اور جو ہماری اقدار ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہ ہو. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سمی صاحب آپ کا بھی, رانا صاحب آپ کا بھی. اور مجھے اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ادارے موجود ہیں, ریگولیٹر موجود ہے, بس خدا کے لیے ان اداروں کو جو ہے وہ آپ ریگولیٹ کریں, ان اداروں کا استعمال کریں, ان اداروں کو فعال بنائیں. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.